वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। केंद्रीय बजट के संदर्भ में ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले पार्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न ये है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अमृतकाल की कितनी प्राथमिकताएं हैं? तो अमृतकाल की प्राथमिकताएं आपसे पूछी गई हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 7 प्राथमिकताओं की बात की गई है। तो और ये 7 प्राथमिकताएं हैं क्या? जो 7 प्रायोरिटीज हैं इसमें जान लीजिए। पहला समावेशी विकास, दूसरा अंतिम मील तक पहुंचना, तीसरा है बुनियादी ढांचा और निवेश मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, चौथा पॉइंट है क्षमता का उजागर करना, पांचवा पॉइंट है हरित विकास, छठा पॉइंट है युवा शक्ति और सातवां है वित्तीय क्षेत्र। तो ये 7 प्राथमिकताएं जो है 2023-24 केंद्रीय बजट के अनुसार अमृतकाल में प्राथमिकताओं के तौर पे इनको रखा गया है। तो 7 प्रायोरिटीज जो हैं वो हैं, जैसे मैंने बताया कि एक है समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा एवं निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। 2023-24 तक अनुमानित भारत की आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जो हमारा एजेंडा था 2023-24 के बजट में वो ये था कि सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था को प्रथम पे आंकना। ठीक है, तो 2023 से 2024 तक अनुमानित भारत की आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही है कि सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में प्रथम। अगला प्रश्न, विश्व ने भारतीय अर्थव्यवस्था 2023-24 को एक उज्जवल सितारे के रूप में मान्यता दी है, क्योंकि आर्थिक विकास का अनुमान कितना लगाया गया है? तो ये अनुमान लगाया गया है 7%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो देखते हैं। देखिए, विश्व ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक उज्जवल सितारे के रूप में मान्यता दी है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि कोविड-19 होने के बावजूद भी और इसके साथ में रूस और यूक्रेन युद्ध एक बहुत बड़ा संकट, इन परिस्थितियों के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि दर है वो है 7%। इस वजह से सभी अर्थव्यवस्थाओं में प्रथम की भी बात की गई है। अगला प्रश्न, 2014 से 2023 तक मतलब पिछले 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने दुनिया की किस क्रम की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है? तो आज की डेट में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। भारतीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है बागवानी फसलों से। तो ये रिलेटेड हार्टिकल्चर से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न ये है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की बात की गई है? तो कॉलेजों की जो संख्या होगी वो होगी 157। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन ये है कि किस योजना के तहत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ, ध्यान से देखिए, वेस्ट टू वेल्थ संयंत्रों की स्थापना की जाएगी? तो ये है गोवर्धन। तो थोड़ा सा गोवर्धन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, गोवर्धन का फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। तो इस योजना के तहत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन ये है कि 10,000 बायो इनपुट प्रोसेसिंग केंद्रों की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट ये है कि 1 करोड़ किसान प्राकृतिक खेती अपनाएंगे। प्राकृतिक खेती से मतलब है नेचुरल फार्मिंग। दूसरा ऑप्शन है कि एक राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक निर्मित किया जाएगा। तो इसमें आपको बताना है कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 में कौन कौन सा सही है। तो इस प्रश्न के अनुसार दोनों स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। इसमें जो है 1 करोड़ किसान नेचुरल फार्मिंग को अपनाएंगे, ये भी बात सही है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है कि एक राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक माइक्रो फर्टिलाइजर जो है निर्मित किए जाएंगे। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इसमें बात की जा रही है कि एक सशक्त समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। अगला पॉइंट ये है कि अगले 3 वर्षों के भीतर लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए PMKY 4.0
शुरू किया जाएगा। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी ये जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न ये है कि बजट 2023-24 के तहत अमृतकाल के लिए क्या विजन है। ठीक है, इसमें विजन की बात की जा रही है। तो पहला, युवाओं पर फोकस के साथ नागरिकों के लिए अवसर प्रदान करना, ये भी पॉइंट सही है अमृतकाल के लिए। रोजगार सृजन में वृद्धि, ये भी पॉइंट रखा गया है। तीसरा जो पॉइंट है, मजबूत और स्थिर मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट विकसित करना, ये भी पॉइंट सही है। तो यहाँ पे जो तीनों स्टेटमेंट है ए बी सी, वो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी जो है उसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न ये है कि वार्षिक वित्तीय विवरणों मतलब बजट 2023-24 के अनुसार हरित विकास संबंधित है। तो हरित विकास किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है हरित ऊर्जा मतलब ग्रीन एनर्जी, हरित खेती कृषि या ग्रीन क्रॉपिंग की बात की जा रही है, हरित उपकरण, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। तो श्री अन्न है क्या, तो श्री अन्न संबंधित है मोटे अनाज या मिलेट से। ठीक है, तो मिलेट से, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को कंसिडर कीजिए और ऑप्शन आए मिलेट तो उसको लगाना है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखिए, भारत दुनिया में श्री अन्न या बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है, क्योंकि यहाँ कई प्रकार के श्री अन्न मतलब जैसे कि ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और शमा का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये सारे जो है जो कोर्स ग्रेन है, इनको जो है वो श्री अन्न के अंतर्गत रखा गया है। तो अगला प्रश्न, भारतीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2023-24 में किस रोग के उन्मूलन हेतु मिशन की शुरुआत की गई है। तो इसमें बात की गई है सिकल सेल एनीमिया के बारे में। तो सिकल सेल एनीमिया का जो है जिक्र 2023-24 के बजट में किया गया है और इसके उन्मूलन की बात की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन ये है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का विकास करना। दूसरा है बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शेयर डिपॉजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस BSRI के संबंध में सही है। तो यह है पहले चरण में 1 लाख प्राचीन शिलालेखों का डिजिटलाइजेशन करना। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में 1 लाख प्राचीन जो शिलालेख हैं उनका डिजिटलाइजेशन करना है। और है क्या ये, तो भारत शेयर डिपॉजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन के तहत ये काम किया जाना है। अगला प्रश्न, पीएम प्रणाम योजना क्या है। आपको बताना है कि पीएम प्रणाम योजना है क्या। तो ये योजना संबंधित है रासायनिक उर्वरक का संतुलित उपयोग। ठीक है, बैलेंस तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना, वो है पीएम प्रणाम योजना के तहत। अब पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म है क्या, ये जान लीजिए। तो पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, ये है पीएम प्रणाम। अगला क्वेश्चन, कृषि के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि कृषि त्वरक निधि के माध्यम से कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना। दूसरा है कदन के लिए वैश्विक केंद्र हैदराबाद में स्थित भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान विकसित करना। ठीक है, तो इस प्रश्न का भी सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। नेक्स्ट, मछुआरों पर केंद्रित कौन सी नई योजना है। तो मछुआरों पर केंद्रित जो योजना है वो है पीएम मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, तो पीएम मत्स्य संपदा योजना जो है मछुआरों से संबंधित है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं हम लोग। देखिए, मछुआरों, मछली विक्रेताओं और सूक्ष्म और लघु उद्यमों की गतिविधियों को सक्षम करने, मूल्य श्रृंखला क्षमता में सुधार करने और बाजार को विस्तार करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए, इसको याद रखिए इस अमाउंट को, ये अमाउंट भी पूछा जा सकता है। 6,000 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ
पीएम मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित नई एमएसएमई योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको सही स्टेटमेंट बताना है। देखिए, एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना में सुधार करना पहला स्टेटमेंट है। ठीक, ये सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो यह विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के लिए कल्याण के लिए है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसका उद्देश्य पीवीटीजीएस समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। तीसरा स्टेटमेंट है केंद्र सरकार 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा प्रदान करने वाले 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इस प्रकार जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। सकल घरेलू उत्पाद के राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान क्या है? ये है 6.4%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न यह है कि बजट 2023-24 में 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए की आय के बीच आयकर स्लैब के लिए क्या कर दिया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 10%। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अप्रत्यक्ष कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि जीएसटी भुगतान वाली कंप्रेस्ड बायोगैस पर उत्पाद शुल्क में छूट दी गई है। दूसरा है चांदी के निर्मित वस्तुओं पर आयात शुल्क घटाया गया है। तीसरा है विशिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क में लगभग 16% की वृद्धि की गई है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 इसका जो है सही है। तो ये दूसरा जो है वो गलत है। नेक्स्ट, भारत में पहला पेपरलेस डिजिटल बजट कब पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था 2021-22 वाला बजट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आपको बताना है कि बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। यह एक वार्षिक वित्तीय विवरण है, ये स्टेटमेंट सही है। गतिरोध के कारण संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है। देखिए, बजट के संबंध में संयुक्त सत्र का आह्वान नहीं किया जा सकता है, यही ऑप्शन क्या है? गलत है। तो जब ये गलत है तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, बजट के संदर्भ में वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी होती है? तो बजट के संबंध में जो वित्तीय वर्ष की जो अवधि होती है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय बजट समाहित किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 112। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, ध्यान दीजिए ये प्रश्न है क्या, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री की बात की जा रही है, तो ये थे जॉन मथाई। ठीक है, नेक्स्ट, बजट के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट के रूप में जाना जाता है। देखिए, भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं पे भी नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गया क्या? गलत। दूसरा, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट के रूप में जाना जाता है, ये स्टेटमेंट सही है, तो उत्तर होगा केवल 2। अगला प्रश्न, बजट 2023-24 इंडिया @100 तक पहुंचने से पहले लाभ उठाने के लिए 4 परिवर्तनकारी अवसरों की पहचान करता है। इनमें से कौन सा एक शामिल नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन इसमें शामिल नहीं है। ठीक, तो SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, ये तो सही है। PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ये भी सही है। डिजिटल उद्योग विकास, ये नहीं है। मिशन मोड में पर्यटन को बढ़ावा देना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, महिला सम्मान विकास पत्र क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला सम्मान विकास पत्र क्या है, ये आपसे पूछा गया है। क्या एक राजनीतिक आरक्षण है? दूसरा, SHG
मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। या तीसरा जो ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए की बचत पर मिलने वाला वार्षिक ब्याज दर में वृद्धि। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय का उद्देश्य क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ऑप्शन नंबर डी, बच्चों और किशोरों को उच्च गुणवत्ता वाली किताबें उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं, विषयों और स्तरों के बच्चों और किशोरों में उच्च गुणवत्ता वाली किताबें उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो यह है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाएगा? तो ये पॉइंट जो याद रखिएगा, ये है 2.9%, 2.9% शिक्षा पर खर्च किया जाना है। नेक्स्ट, आकांक्षी ब्लॉक, एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट देंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसमें बताना है कि कौन कौन सा सही है। इसे 112 ब्लॉकों में लागू किया जाएगा, व्यापक क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं में सुधार करना, और इसमें 500 ब्लॉक शामिल हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2 एंड 3। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है। ये इसमें पूछा रहा है एस्पायरेशनल ब्लॉक, न कि एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट की संख्या 112 थी, न कि ब्लॉक वाले में। तो देखिए, केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे के सहित के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं में सुधार के लिए 500 ब्लॉकों को कवर करने वाला एक महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम प्रारंभ किया है। तो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत 500 ब्लॉक को शामिल किया गया है, और इसमें है कृषि, जल, शिक्षा, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट, पिछले 9 वर्षों में वैश्विक महामारी में आर्थिक बाधाओं के बावजूद सरकार ने बुनियादी ढांचे में निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो ये जो है 4% इंक्रीमेंट है। ठीक है, 400% की वृद्धि की है पिछले 9 सालों में। अगला प्रश्न, शहरी स्वच्छता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नगरीय क्षेत्र की सफाई मशीन द्वारा ही की जाएगी, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है सेप्टिक टैंक और सीवर की सफाई मशीन द्वारा ही की जाएगी, ये दूसरा स्टेटमेंट है। यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न ये है कि मिशन कर्मयोगी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो मिशन कर्मयोगी है क्या? यह एक पारदर्शी और जवाबदेह शासन प्रणाली की स्थापना करना है, पहला ऑप्शन। या कुशल मानव संसाधन प्रबंधन के लिए है, यह दूसरा ऑप्शन है। तो आपको बताना है कि कौन कौन सी इसमें स्टेटमेंट सही है। तो इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो यह एक पारदर्शी और जवाबदेही शासन प्रणाली की स्थापना करना है, और दूसरा यह कुशल मानव संसाधन प्रबंधन के लिए है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि भारत को दुनिया में हरित हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक और आपूर्तिकर्ता बनाना है। दूसरा है शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करना है। ठीक, इस प्रश्न का भी जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार मिस्टी, MISSTI का मतलब क्या है? तो इसका फुल फॉर्म जानिए आप। ठीक, उसी से पता चल जाएगा कि ये रिलेटेड किससे है। तो इसका फुल फॉर्म है पहला ऑप्शन, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। फिर से इसको जानिए, मिस्टी, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। तो करेक्ट आंसर पहला ए। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा आय कहां से प्राप्त हुई है? तो सबसे ज्यादा जो आय प्राप्त हुई है उधार और अन्य देनदारियों से, अदर लिएबिलिटीज से। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा सबसे ज्यादा व्यय किस मद में किया गया है? सबसे ज्यादा खर्चा जो है किस मद में किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है ब्याज भुगतान, मतलब इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट में सबसे ज्यादा खर्चा है। नेक्स्ट, बजट
23-24 में राजकोषीय प्रबंधन मतलब फिस्कल मैनेजमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्यों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है राज्यों को जीएसडीपी के 4.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है केवल पहला सही ऑप्शन है। देखिए, जो जीएसडीपी के 4.5% राजकोषीय घाटे की अनुमति की बात की, ये 4.5% नहीं है, ये है 3.5%। ठीक है, तो जो फिस्कल डेफिसिट होगा स्टेट जीडीपी का वो जो होगा वो 3.5% होगा, ना कि 4.5%। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप कमेंट में अपने सुझाव दें। इस वीडियो में जो त्रुटि रही हो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।